बच्चों, आज हम कक्षा 5 के हिंदी व्याकरण से पाठ 2 यानी चैप्टर 2 का वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में जानेंगे, यानी अक्षरों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। बच्चों, हमने जाना कि भाषा का प्रयोग करते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, यानी अक्षर कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि शुरुआती तौर पर सबसे पहले अक्षर, फिर उनसे शब्द, फिर उनसे वाक्य बनते हैं। तो सबसे जो नीचे का स्टेप होता है वो वर्ण का ही होता है। तो उपयुक्त चित्र में आप देख रहे हैं कि बच्चे के मुख से व, आ और ह, अ ध्वनि का उद्घोष हो रहा है। यही ध्वनि वर्ण कहलाती है, क्योंकि इन ध्वनियों को जब हम ध्वनि चिन्हों में पिरोते हैं तो ये ध्वनि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद मतलब वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो वर्ण मुख्यतः तो 2 प्रकार के हैं, परंतु यहाँ 3 दिखाए गए हैं, यानी एक और है जो वर्णों का एक अलग भेद होता है। तो सबसे पहला है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोगवाह। तो इस प्रकार वर्ण के 3 भेद हो गए। पहला स्वर वर्ण के बारे में हम जानेंगे कि वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, उसे स्वर कहते हैं। इन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु हमारे कंठ से निकलकर सीधे बाहर आ जाती है, मतलब जिसका उच्चारण निर्विरोध होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण सीधे कंठ से होता है। इनकी संख्या कुल 11 है, जो इस प्रकार है: अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण होते हैं। उसके बाद के जो अक्षर हैं जो स्वरों में सम्मिलित हैं, वे होते हैं अंग और अह। इनके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये जान लें कि ये जो स्वर दिए गए हैं, इनको हम कितने भागों में बांटते हैं। तो स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी ये केवल एक मात्रा के होते हैं, यानी इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। तो इस प्रकार हिंदी भाषा में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ और री। तो इनको बोलते समय हमें दीर्घ स्वर से कम समय लगता है। तो यानी ह्रस्व मतलब छोटा, और उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर का मतलब हुआ जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी ह्रस्व से बड़ा स्वर। ये 2 मात्रा के होते हैं। जैसे अगर ह्रस्व 1 मात्रा का है तो उससे बड़ा दीर्घ 2 मात्रा का होता है। हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर 7 होते हैं, जो निम्नलिखित हैं, इस प्रकार हैं। तो ये अ से बड़ा होता है आ, तो यहाँ आ है। उसके बाद ह्रस्व ई के बाद आता है दीर्घ ई, तो ये दीर्घ ई है। दीर्घ ऊ है, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार ये कितने हो गए? ये पूरे हो गए 7। तो 7 दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। तो सबसे पहले आया था ह्रस्व स्वर, उससे ज़्यादा समय लेकर बोलते हैं दीर्घ स्वर में, और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेकर बोलते हैं
प्लुत स्वर में। जैसे ओम, इसका उच्चारण संस्कृत भाषा में अधिक किया जाता है। संस्कृत जो हमारी देवभाषा है और हिंदी की जननी भी है। हिंदी संस्कृत भाषा से ही निकली है, तो संस्कृत में प्लुत स्वरों का उच्चारण ज़्यादा होता है, और क्योंकि उसमें ऐसे शब्दों का उच्चारण ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं, यानी अक्षरों को, जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। इन वर्णों को बोलते समय कंठ से निकलने वाली वायु सीधे बाहर से आकर कंठ, जीभ, होठ या दांतों से टकराकर आती है। तो ये डायरेक्ट कंठ से बाहर नहीं आती, ये बीच में जीभ, होठ और दांतों से टकराती हुई बाहर आती है। इसलिए इस आधार पर वर्णों का विभाजन भी किया जाता है और इसमें स्वर मिले होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखनी है। तो इस आधार पर शब्दों को हम इस प्रकार से विभाजित करते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से हमने इन्हें विभाजित किया है। ये जितने भी व्यंजन आप देख रहे हैं, इनको हम अलग अलग भागों में बांट दिए हैं। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये 5 वर्ग आते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क से लेकर म तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो कुल 25 होते हैं। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन है 4। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, तालव्यश, मूर्धन्यश, दंतश, ह, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ। उसके बाद द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में एक जैसे 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं, जैसे चक्का, पक्का। इसमें 2 क जुड़े हुए हैं, यहाँ 2 च जुड़े हुए हैं, 2 ज जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से एक जैसे दो अक्षरों को जब जोड़ा जाता है और उनसे जो शब्द बनते हैं वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आता है संयुक्ताक्षर। 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। इन दोनों में अंतर है कि यहाँ 2 एक जैसे व्यंजन हैं। एक जैसे 2 व्यंजन जब एक साथ मिले तो ये हो गए द्वित्व व्यंजन। लेकिन अगर अलग अलग 2 व्यंजनों को हम ऐसे मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे संयुक्ताक्षर। जैसे क और य, तो क्या, जैसे इनसे बने शब्द हैं वाक्य या क्यों। उसके बाद च और छ, तो अच्छा, स्वच्छ। श और र, तो श्र, तो श्रमिक, परिश्रम। तो ऐसे अक्षरों को हम बोलेंगे संयुक्ताक्षर। उसके बाद है अयोगवाह। तो अयोगवाह में 3 अक्षर आते हैं, ये अंग, अ और चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं और इनके अंतर्गत ये तीनों वर्ण आते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से ठीक पहले माना जाता है। इनसे बने शब्द इस प्रकार हैं: अंग की मात्रा से पंखा, अ की मात्रा से प्रातः और चंद्रबिंदु की मात्रा से आँख। अंग को अनुस्वार कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान नाक होता है और इसका चिन्ह होता है ऊपर एक बिंदु। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अंग से बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं: बंदर, कंप्यूटर, घंटा, अंगूर और पंखा। इन सब में अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है विसर्ग की मात्रा। विसर्ग की मात्रा इस प्रकार है, जो अ से बनती है। अ जिसका कि चिन्ह होता है 2 बिंदु एक समान रेखा में,
और इसका उच्चारण ह को हल्का झटका देकर दिया जाता है, जैसे आह। और इससे बने शब्द इस प्रकार हैं, प्रातः, नमः, दुखी। इन सब में अह का आप देख रहे हैं प्रयोग किया गया है। ये दो इस प्रकार हैं और बीच में यहाँ पर कुछ शब्दों में बीच में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चंद्र बिंदु की मात्रा, जिसको अनुनासिक कहते हैं, इसका चिन्ह इस प्रकार है, अर्धचंद्र और ऊपर में बिंदु। इस ध्वनि का उच्चारण मुख और नाक की सहायता से किया जाता है, इसलिए इसे अनुनासिक भी कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं, चांद, आँख, ऊँट, बूंद, सांप, पाँच। तो ये आपके हो गए अयोगवाह। अयोगवाह में अंग, अह और चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग होता है। उसके बाद र एक ऐसा अक्षर है जिसका बहुत तरह से प्रयोग किया जाता है, जैसे र पदेन की मात्राएं इस प्रकार हैं और र रेफ की मात्रा इस प्रकार है। रूप बदलकर ऐसा हो गया और ऐसा, तो र के बदले हुए रूप इस प्रकार हैं। जब र स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो उसे र को व्यंजन की खड़ी पाई के साथ इस प्रकार रूप में यूज करते हैं, जैसे ब र त तो व्रत, प रा न तो प्राण। इस प्रकार हम यूज करते हैं। र स्वर रहित जब ट वर्ग के साथ इसका प्रयोग हो तो ये इस प्रकार हो जाता है, जैसे ट ड, ट्रक और ड्रम। तो र का रूप बदलकर ट के साथ इस प्रकार यूज होगा और ड के साथ इस प्रकार। उसके बाद जब हम र रेफ की मात्रा बनाते हैं तो र से रेफ इस प्रकार बनता है। ये आप चिन्ह देख रहे हैं और इस प्रकार ये शब्दों के ऊपर में लगता है, जैसे सर्प, मर्म। री की मात्रा भी बोलने में री की भांति होता है, जैसे आप देख रहे हैं ऋषि, ऋतु, कृष्ण, कृषक, मृग। हलंत स्वर रहित व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों में स्वर ना हो उनके नीचे ऐसी तिरछी रेखा दर्शाई जाती है। इससे पता चलता है कि ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर स्वर का उच्चारण नहीं है। उसके बाद मात्राएं, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी चित्र दिए गए हैं, फूल, घड़ी, पंखा, शिखर और किताब, इन सब में जो रंगीन अक्षर आप रंगीन मात्राएं देख रहे हैं, ये सभी स्वरों के बदले हुए रूप हैं और इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। मात्राएं अपने मूल रूप में जब लिखे जाते हैं तो इस प्रकार उनके मूल रूप से भी जो शब्द बनते हैं इस प्रकार हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा है। और इनमें कोई शब्दों में रंगीन की नई मात्राएं अपने मूल रूप में है। और जब इन मूल रूपों को, ये मूल रूप हैं स्वरों के और ये इनकी मात्राएं हैं, ये इनके बदले हुए रूप हैं और यहाँ पर व्यंजन के साथ इन मात्राओं को इस प्रकार जोड़ा गया है, इस प्रकार प्रयोग किया गया है और इन व्यंजनों से बनने वाले शब्द इस प्रकार आप देख रहे हैं। तो ऐसे ही शब्दों में स्वरों के बदले हुए रूप यानी मात्राओं को व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है। इस पाठ के विशेष जो अंश हैं वो इस प्रकार हैं कि अंग, य, न और म ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। औ एक अंग्रेजी वर्ण है और ज और फ फारसी वर्ण है, लेकिन इनको हिंदी में हम इस प्रकार लिखते हैं। जब हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं तो ये आगत वर्ण भी कहलाते हैं। अ स्वर का कोई अपना चिन्ह नहीं होता, कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ये सभी वर्णों में मिले होते हैं। तो इन विशेष बातों को आप अच्छे से ध्यान दोगे और पढ़ोगे और पाठ को आप अच्छे से पढ़ोगे, इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और इन अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद।